नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने वहां की संसद में कट्टर इस्लामिक आतंकवाद और फैलते फूलते इस्लाम के ऊपर अंकुश लगाने के लिए एक कानून सदन में पेश किया है, जो निचली सदन से पास भी हो गया है। और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि फ्रांस में जो नया कानून आया है उसके तहत मस्जिदों पर निगरानी और मदरसों पर निगरानी, बहु विवाह पर रोक। आप जानते हैं कि इस्लाम में 5 विवाह करने तक की छूट है, लेकिन फ्रांस में अब इस पर रोक लगने जा रही है, जिसको लेकर अच्छी खासी वहां बहस छिड़ी हुई है और लोग विरोध में हैं और बोल रहे हैं कि ये तो केवल इस्लाम के विरुद्ध हो रहा है। और जबरन विवाह पर भी इसके अंदर प्रावधान है कि यदि कोई जबरन विवाह करता है, धर्म परिवर्तन के लिए विवाह करता है, तो उसके लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान है। फ्रांस की सदन में मस्जिद और मदरसों पर निगरानी रखने के लिए कानून बनाया गया है और उसको अभी उच्च सदन में सेनेटर में पास होना बाकी है। लेकिन यह माना जा रहा है कि वास्तव में फ्रांस में जो जनता है फ्रांस की और वहां के जो मूल निवासी हैं, उनमें असुरक्षा की भावना इस शिक्षक की हत्या के बाद से आई थी और दुनिया के कई देशों में इस हत्या की निंदा हुई थी। और यह माना जा रहा था दुनिया के कई देशों में, जैसा कि देखा भी जा रहा है, कि एक कट्टरवाद पनप रहा है जिसको रेडिकल इस्लाम कहते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी इस पर काफी बोल चुके हैं। दुनिया के कई देशों में इस पर अंकुश लगाया जा रहा है। और आपको बताएं कि चीन एक ऐसा देश है जहां उइगर मुसलमानों को ना तो खुलेआम उनको कोई धार्मिक पुस्तक ले जाने की वहां इजाजत है, ना जो अपने धर्म के अनुसार गोल टोपी है उसको लगाने की इजाजत है, और ना खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत है। इतना ही नहीं, चीन के अंदर तो उइगर मुस्लिम महिलाओं को कैद में डाल दिया जाता है और उनके साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन वहां वो बोल नहीं सकते, उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है। तो ये एक तरफ चीन है, उस पर कोई इस्लामिक कंट्री या इस्लाम के मानने वाला बोलने को तैयार नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तान तो उसकी गोद में बैठा है। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही फ्रांस में यह कानून आया तो कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया कि ये किस लिए बना रहे हैं आप कानून। तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने जवाब दिया है कि ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कल को फ्रांस में इस तरह की कोई घटना दोबारा रिपीट ना हो। और फ्रांस ने इस हत्या को आतंकी घटना करार दिया था। उस समय लोग चर्चा कर रहे थे कि ये एक व्यक्ति के द्वारा की गई है, लेकिन ये आपको बताएं कि जो धार्मिक कट्टरता है, ये टीचर की जो हत्या की गई थी इसके कारण की गई थी। और इसलिए तभी से ये मांग उठी थी। और फ्रांस के इस कदम के बाद भारत में भी ये मांग उठ रही है कि भारत में जबकि मुसलमानों की संख्या लगभग 30% है और यदा कदा आप देखते हैं कि दंगा होना, फसाद होना और इस तरह के प्रदर्शन करना सीए के विरोध के टाइम में हमने देखा ही है कि जब वो केवल और केवल बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को यहां से वापस भेजने का कानून मोदी सरकार लाई थी, तब किस तरह से धर्म के नाम पर ये सारे लोग इकट्ठे होकर के विरोध कर रहे थे। चाहे वो शिक्षाविद हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो कलाकार हों, सब लोग एक हो गए थे। और सब लोगों ने आज भी ये लक्ष्य बनाया हुआ है और वो नारों में और अपने भाषणों में कह रहे थे कि ये हमारे ही भाई हैं, क्योंकि ये इस्लाम के मानने वाले हैं और इसलिए हम इनको यहां से बाहर जाने नहीं देंगे। कुछ राजनीतिक पार्टियां भी उनके साथ खड़ी हैं। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि जब पीएफआई का आए दिन खुलासा हो रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हाथरस में कांड आया कि एक दुर्घटना या घटना को किस तरह से दंगे की शक्ल में तब्दील करने की साजिश की जा रही थी, समय रहते यदि उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस कार्रवाई ना करती तो उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे होते। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने फिर से पीएफआई के लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके मंसूबे थे कि जो उत्तर प्रदेश में बसंत पंचमी के दिन कुछ बड़े हिंदू नेता हैं उनकी हत्या कर दी जाए, उसके बाद हिंदू मुस्लिम दंगे कराए जाएं और उस दंगे में बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया जाए। उसके लिए बहुत मोटा पैसा फंड किया गया था। ये हमने देखा है कि ये जो पीएफआई नाम का संगठन है, यूं तो ये मस्जिदों के जरिए एनजीओ चलाने का दावा करता है, लेकिन मकसद ऐसे पत्रकारों को फंडिंग करना है जो पत्रकार धर्म के आधार पर लोगों को भड़काने और लड़ाने का काम करेंगे। ऐसी फेक न्यूज़ बनाने वाले पत्रकार, ऐसे समाज सेवी, उनसे ट्वीट कराना,
जिस तरह से हमने देखा है कि ग्रेटा थनबर्ग के मामले में एक टूल किट तैयार की गई थी ताकि फर्जी किसान आंदोलन खड़ा किया जा सके, इसी पैटर्न पर आप देखिए कि ये पीएफआई काम करती है कि उसमें कुछ ट्वीट करने वाले, कुछ लेख लिखने वाले, कुछ पत्रकार, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ बॉलीवुड के कलाकार, और उन सबको ये किसी ना किसी कारण से जोड़कर उनको एक ही एंगल में, एक ही दिशा में काम करने को कहती है, और वो है इस्लाम के नाम पर इस देश में बाकियों के विरोध में खड़े हो जाओ। और इसलिए ये एक मांग उठ रही थी कि पीएफआई को भी क्या बैन करना चाहिए, क्योंकि पीएफआई का रोल हमने देखा है कि जब कोरोना के काल में जिस तरह से मरकज के अंदर लोग आए, वहां भी पीएफआई का एंगल सामने आ रहा था। दिल्ली दंगों में पीएफआई का एंगल सामने आया, और अब उत्तर प्रदेश में बार बार इस तरह की कोशिश करना, चाहे वो गो हत्या को लेकर हो, चाहे वो झूठी खबर फैलाने के नाम पर हो, पीएफआई के एजेंट आए दिन गिरफ्तार हो रहे हैं। और इसमें ये मांग पूरे देश में उठ रही है कि क्या यहां भी, भारत के अंदर भी, ये जो मदरसे हैं, जिसके बारे में आप देखिए कि कुछ जो मुसलमान ही शिक्षाविद हैं, उन लोगों ने खुद बोला है कि मदरसे में जो शिक्षा दी जाती है वो एक कट्टरता की तरफ जाती है, कट्टर इस्लामिक वो सोच को पढ़ाते हैं, उसके अलावा बाकी कोई चीजें नहीं पढ़ाते। और एक मुश्त एक उनका कार्यक्रम चलता है जिसके कारण बच्चों को कट्टरता सिखाई जा रही है, और इसलिए मस्जिद के अंदर और पढ़ाई भी होनी चाहिए। हालांकि मोदी सरकार ने 2014 के बाद से अल्पसंख्यक आयोग के जरिए ये कोशिश की है कि मस्जिदों का मॉडिफिकेशन किया जाए, लेकिन बहुत सारे लोग उसका भी विरोध कर रहे थे। लेकिन अब मस्जिदों की निगरानी का समय है, क्योंकि पूरी दुनिया में अब ये चर्चा उठी है कि ये जो रेडिकल इस्लाम है, ये जो कट्टरवाद है, इस पर लगाम कैसे लगे, क्योंकि आए दिन नए नए आतंकवादी बनते जाते हैं, और ये आतंकवाद पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल रहा है, जिसके पीछे माना जाता है कि मदरसों और मस्जिदों का कहीं ना कहीं रोल रहता है। और इसलिए अब समय है कि भारत के अंदर भी मस्जिदों पर निगरानी रखी जाए कि जो मस्जिद हैं उनके अंदर आप देखेंगे ज्यादातर पैसा कैश में आता है। पूरी एक योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है कि आप यदि ये पता लगाना चाहें कि किसी मस्जिद पर कितना दान आया, तो आप लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां ज्यादातर दान कैश में आता है। कोई चेक से दान नहीं देता, मंदिरों में भी कैश आता है, लेकिन प्लानिंग करके जो लोग दान देने वाले हैं, अब तो रूल बना है अगर चेक से कोई दान देगा तो उस 2000 से ऊपर कोई दान दे रहा है तो उसका हिसाब किताब रखा जाता है। लेकिन मस्जिदों में जो दान आता है उसमें से पीएफआई को कितना जाता है, या पीएफआई जो चंदा कर रहा है, वहां आने जाने वाले कौन लोग हैं, वहां क्या एक्टिविटी होती है, इसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं होती। और इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत में भी कानून बनाने की जरूरत है, जिससे कि मदरसों का भी मॉडिफिकेशन हो सके, उनको भी अच्छी शिक्षा इस तरह की मिल सके, ताकि वो मेन स्ट्रीम में जब कभी वहां से शिक्षा प्राप्त करके निकलें, 8-10 साल की शिक्षा के बाद वो मेन स्ट्रीम में आए। तो फ्रांस का एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ है, और फ्रांस ने यह कदम उठाया है कि जो लोग यहां मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते थे कि साहब हम पे सवाल उठाते हैं, ये हम पे निगरानी कर रहे हैं, ये हमारी शिक्षा में बदलाव क्यों करेंगे, उनको देखना चाहिए कि पूरी दुनिया में इस समय टारगेट किए जा रहे हैं, और वो इसलिए किए जा रहे हैं कि कट्टरता जो है वो केवल और केवल इस्लाम के मानने वालों की तरफ से ज़्यादा फैलाई जा रही है। हालांकि बदनाम करने की कोशिश हिंदुओं को भी भारत में फेक न्यूज़ फैलाने वाले या इस तरह की बकवास करने वाले लोग भी यहाँ फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए, जो लोग ये जस्टिफाइड करने की कोशिश करते हैं कि देश में बेरोजगार है जी, जो कश्मीर में आतंकवादी बने वो इसलिए बने कि वहाँ बेरोजगारी थी, अशिक्षा थी, तो आपको बताएं कि भारत के अंदर 80% जो हिंदू है उसमें बहुत सारे बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 5वीं क्लास भी नहीं पढ़े होंगे। तो क्या वो सब आतंकवादी बन गए? इसका जवाब किसी भी आतंकवादी संगठन या उनकी पैरवी करने वालों के पास नहीं है। ये केवल कुतर्क है, और कुतर्क ये है कि देश से जिसको प्यार है वो किसी भी परिस्थिति में मेहनत मजदूरी कर लेगा, लेकिन वो देश के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल नहीं होगा, और ना किसी की हिंसा करेगा, ना हत्या करेगा। लेकिन अगर कोई लोग ऐसे खड़े हो रहे हैं और उसके पीछे कोई धार्मिक शिक्षा है, तो ऐसी शिक्षा पर पुनर्विचार करना चाहिए उन लोगों को जो उस शिक्षा को दे रहे हैं। कोई और नहीं इसके लिए आगे आएगा। अच्छा होगा कि वही लोग उसके लिए आगे आएं
जो उस धर्म की शिक्षा को देते हैं। फ्रांस में जो ये कदम उठाया है ये केवल निगरानी के लिए है। चीन में जो कदम उठे हैं वो वाकई कंट्रोल करने के लिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो दुनिया के मुस्लिम हैं क्या वो चीन के बारे में कुछ बोलेंगे, क्योंकि वहां जो मुसलमानों की स्थिति है वो पूरी दुनिया के किसी देश में नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वहां एक भी आतंकवादी आज तक ना घटना हुई ना किसी ने कोशिश की। ये क्या चीन से भय है, बाकियों से डर नहीं है, या चीन उनका आका है जो बाकी देशों को पालता है? इसका जवाब मेरे पास नहीं है, आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। नमस्कार।